हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 11 का पहला अध्याय समुच्चय पढ़ेंगे। समुच्चय किसे कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। समुच्चय होता है कि संख्याओं, आंकड़ों या वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। क्या होता है? संख्याओं, आंकड़ों या वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित का अर्थ क्या होता है बच्चों? यहाँ पे ये चीज समझना। सुपरिभाषित का अर्थ ये होता है कि समुच्चय में जो भी अवयव है ना, वो किसी नियम के अनुसार आने चाहिए, तो उसे हम सुपरिभाषित कहते हैं। समुच्चय को हम प्राय जनरली फॉर्म में अंग्रेजी वर्णमाला के जो बड़े अक्षर होते हैं ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, इनके द्वारा दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर, तो आप क्या करोगे? सर एक कोई भी समुच्चय ले लो, उसको दर्शा दिया जैसे मैंने एक्स के द्वारा, तो आप क्या बोलोगे? सर इसमें आप लिखिए ए, ई, आई, ओ, यू। क्या मैं इसमें एफ लिख सकता हूँ? क्या मैं इसमें जी लिख सकता हूँ? क्या मैं इसमें एच लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, क्योंकि ये केवल व्यंजन है। तो ध्यान रखें, सभी स्वर बोला है तो केवल अंग्रेजी वर्णमाला के आपको सभी स्वर ही लिखने हैं। अब उदाहरण नंबर दूसरा देखिए, जैसे मैंने बोला 5 प्रथम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब हमें पता है कि प्राकृत संख्या कहाँ से चालू होती है? 1 से चालू होती है। तो आप क्या लिखोगे? सर 1, 2, 3, 4, 5, केवल ये लिखोगे? इसके अलावा 6 तो लिख नहीं सकते, 7 लिख नहीं सकते, क्योंकि मैंने केवल प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं बोली है आपको। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। जैसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, मैंने बोला कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति का संग्रह बताइए, मतलब इसको समुच्चय रूप में दर्शाना है आपको। तो कैसे बोलोगे? सर इसमें लिखिए आप राजेंद्र प्रसाद जी, फखरुद्दीन अली जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इन सभी का नाम समुच्चय के रूप में लिख दीजिए। तो क्या हम भारत के पूर्व राष्ट्रपति को समुच्चय का उदाहरण मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आगे हम चलते हैं। कक्षा 10 में आपने वैसे भी बहुत चीजें पढ़ चुके होंगे कि समुच्चय में, जैसे हम सबसे पहले देखते हैं कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जो कक्षा 10 में भी आप कहीं लेवल शायद वास्तविक संख्याओं तक आप पढ़ चुके हैं, मुझे जहां तक पता है, क्योंकि आपके 10वीं कक्षा में पहला चैप्टर ही वास्तविक संख्या का था। तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सबसे पहले हम छोटी छोटी परिभाषा देखेंगे, इनको कैसे दर्शाते हैं, किस फॉर्म में लिखा जाता है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो होता है वो एन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं बच्चों? एन से दर्शाते हैं। एन से कहाँ से चालू होगा? प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो हमेशा नंबर्स कहाँ से चालू होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से लेके अनंत तक। अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि ऐसी संख्याएं जो 1 से लेके अनंत तक चलती है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ऐसे ही अब देखते हैं पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं को किससे दर्शाते हैं? पूर्ण संख्याओं को हम दर्शाते हैं W से। किससे दर्शाते हैं? W से। अब ये पूर्ण संख्याएं कहाँ से चालू होती है बेटा? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लेके अनंत तक चलेगी। या फिर हम बोल सकते हैं सर 0 को बाहर निकाल दो और प्राकृत संख्याओं को इसके साथ जोड़ दो, तब भी पूर्ण संख्या बन जाएगी। बिल्कुल बन जाएगी जी। ठीक है। ऐसे हम देखते हैं पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों के समुच्चय को जेड से दर्शाते हैं या फिर आई से दर्शाते हैं। जेड क्या है? जर्मन एक वर्ड होता है ज़ेर्लिन, उसके नोटेशन से हमने जेड वर्ड को लिया गया है। तो जेड सबसे पहले देखिए किससे दर्शाते हैं? जेड से। अब जेड कहां से चलता है? जो माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस के इंफिनिटी तक चले, जो माइनस के इंफिनिटी से लेकर प्लस के इंफिनिटी तक चले, अर्थात जिसमें ऋणात्मक भी आ जाए, धनात्मक भी आ जाए और 0 भी शामिल हो, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं हम? पूर्णांकों का समुच्चय कहते हैं। अब देखते हैं बेटा परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं को हम Q से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं बेटा? Q से दर्शाते हैं। हमेशा परिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां पर Q 0 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए Q 0 हो जाए, सर क्या होगा? Q बेटा 0 होते तो ये अनंत बन जाएगा ना, और जो अपरिभाषित होता है। तो ये ध्यान रखें कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं P और Q किस में बिलोंग होना चाहिए। ये वाला जो नोटेशन होता है ना बच्चा, ये वाला, इसका अर्थ होता है कि ये जो P और Q होने चाहिए ना, वो जेड के समुच्चय में से मिलने चाहिए। ठीक है।
तो इसका अर्थ होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बिलोंग। अभी आगे आएगा, इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो P अपॉन Q के रूप में होना चाहिए, और P और Q कहाँ से लेना है आपको? Z से लेना है। तो हम किसे कहते हैं? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो ध्यान रखें, परिमेय संख्याओं का समुच्चय एक बार मैं और बता रहा हूँ कि ऐसी संख्याएं जिसे हम P अपॉन Q के रूप में दर्शा सकते हैं, और Q जहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 होता है, और P और Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। अगर पूर्णांक ना होकर ये प्राकृत संख्या में हो जाए तो ध्यान रखना, उसे भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। उसके बाद देखते हैं अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय किसे कहते हैं वो देखिए। मतलब ऐसी संख्या जो परिमेय ना हो। तो आप बोलोगे सर ऐसी संख्याएं देख लो जो परिमेय ना हो, तो वो क्या हो जाती है? अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्याओं को QC से दर्शाते हैं। QC का मतलब होता है Q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसमें जैसे ये √2 है, √3 है, पाई है, ई है, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। ध्यान रखना, पाई तो अपरिमेय है, लेकिन 22/7 जो इसका मान है ना, वो परिमेय संख्या है। ऐसे ही हम देखते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय किसे कहते हैं? R बराबर क्या होता है? Q यूनियन QC, अर्थात परिमेय। आप तो ऐसे याद रखो कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो योग होता है ना, वो क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो योग होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? वास्तविक संख्या कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं सम्मिश्र संख्याएं। इसके बाद हम क्या देखते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। देखिए, सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं? सम्मिश्र संख्या का अर्थ होता है कि C बराबर A प्लस आयोटा B। इस सम्मिश्र संख्या के बारे में हम 5वें अध्याय में पूरी तरीके से विस्तृत डिटेल में चर्चा करेंगे। इसलिए अभी केवल इतना ही याद रखना है कि सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय को हम C से दर्शाते हैं, और A प्लस आयोटा, इसे हम क्या कहते हैं? आयोटा के रूप में दर्शाते हैं। और ए आयोटा का मान क्या होता है? √√-1। इसे 5वें चैप्टर में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि नीचे कुछ उदाहरण लिखे गए हैं। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन कौन से समुच्चय हैं और कौन कौन से समुच्चय नहीं है। सबसे पहले देखते हैं कि पहला है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब बेटा ये देखिए कि साल में होते हैं 12 महीने। 12 महीने में जनवरी, जून, जुलाई, ठीक है, इसके अलावा यही जो 3 महीने होते हैं जो जे से प्रारंभ होते हैं। बाकी के और महीने भी, जैसे जनवरी हुआ, फरवरी होता नहीं है, मार्च, अप्रैल, मई, जून होता है, जुलाई होता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनवरी, जून और जुलाई जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। क्या ये समुच्चय का उदाहरण है? बिल्कुल है जी, क्योंकि जून, जुलाई और जनवरी ये 3 महीने उनका संग्रह बन जाएंगे। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है। भारत में 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब प्रतिभाशाली का एक बात बताओ मुझे, प्रतिभाशाली का कोई मापदंड होता है क्या कि भाई ये प्रतिभाशाली है? नहीं भाई, इसका जो लिखावट है, इसकी राइटिंग तो बहुत अच्छी है तो ये प्रतिभाशाली है। नहीं यार, इसका दिमाग बहुत अच्छा है तो ये प्रतिभाशाली। नहीं यार, इसका माइंड बहुत क्रिएटिविटी वाला है तो ये बोल प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली की कोई भी डेफिनेशन नहीं होती है, कोई पैमाना नहीं होता है, कोई स्केल नहीं होता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भारत में सबसे अधिक 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह समुच्चय की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है, क्योंकि ये हम प्रतिभाशाली का कोई भी मापदंड नहीं होता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों? ये वाला समुच्चय नहीं होगा। ठीक है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। अब बच्चों बताओ, 11 बल्लेबाज का क्या मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ में? तो आप ये भी तो बोल सकते हो ना कि सर अच्छी बॉलिंग करने वाला वो भी तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। मैंने बोला अच्छा बैट्समैन, वो भी तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। तो सर्वश्रेष्ठ की परिभाषा पैमाना नहीं है। अगर यहाँ पर बोलता है कि 11 बैट्समैनों का संग्रह, तो हम बोलते कि हाँ ये समुच्चय हो सकता है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते ना कि सर्वश्रेष्ठ की परिभाषा क्या है, सर्वश्रेष्ठ का मापदंड क्या है। तो ये क्या हो जाएगा? ये समुच्चय नहीं होगा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह।
आपकी कक्षा, जैसे मान लो कक्षा 11 में 50 विद्यार्थी है, तो क्या 50 विद्यार्थियों को संग्रह नहीं कर सकते आप? क्या उसका समुच्चय नहीं बना सकते आप? बिल्कुल बना सकते हो। तो आप जो कक्षा 11 में सभी बालक होंगे तो उनका संग्रह बना सकते हैं, अतः ये एक समुच्चय है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ये लो सर 1 से लेकर 99 लिख दो आप, तो बस वो सभी संख्याओं का संग्रह हो जाएगा, तो वो भी समुच्चय हो जाएगा। अब लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह बिल्कुल लिखा जा सकता है। लेखक प्रेमचंद ने जो भी उपन्यास लिखे हैं, जो भी किताबें लिखी है, उन सभी उपन्यासों का हम संग्रह कर सकते हैं, इसलिए ये भी एक समुच्चय है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, समपूर्णांकों का संग्रह भी एक समुच्चय होता है। जैसे +-2, -+4, +-6, +-8, ये सब क्या होते हैं, इनका संग्रह किया जा सकता है, इसे यह भी एक समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्न, मान लो इसमें 100 है, 100 प्रश्न है, तो क्या 100 प्रश्नों का संग्रह नहीं कर सकते अपन? तो वो भी क्या आ जाएगा, एक समुच्चय आ जाएगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब बच्चा देखो, इसमें देखो सबसे अधिक खतरनाक का मतलब क्या होता है? हर एक जानवर अपने आप में ही खतरनाक है। जैसे शेर होता है, वो चीरने फाड़ने में खतरनाक है। जैसे होता है मधुमक्खी है, वो भी अपने आप में ही शक्तिशाली है, क्योंकि वो डंक मारती है तो उसका शक्तिशाली प्रभाव ही होता है, तो वो भी खतरनाक जानवर है। जैसे चील हुई है, वो भी अपनी चोंच से घायल कर सकता है मनुष्य को, तो इसका मतलब वो भी एक खतरनाक जानवर है। तो खतरनाक का कोई एक पैमाना नहीं होता, कोई मापदंड नहीं होता, इसलिए ये विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह एक समुच्चय नहीं है। अच्छा बच्चों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना